अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बड़े दिनों बाद असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मसरूफियत भी होती है। बहुत दफ़ा आपसे टाइम लिया, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं तो फिर मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो सर जी, मौजूदा जो सियासत है उस हवाले से हम बात करेंगे। रोज़ देख रहे हैं सियासत बदलती जा रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। मेरा सबसे पहला जो आपसे सवाल है, कहा जाता है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। जी। लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। 2018 का इलेक्शन हो, 2024 का इलेक्शन हो, जो किसी भी इलेक्शन की हम बात करें तो पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करती है। अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा कि पीटीआई बुरी तरह से शिकस्त हुई है, और अभी ये खबरें आ रही हैं कि कश्मीर का इलेक्शन जो है पीटीआई ने बायकाट किया है। क्या ये फैसला ठीक है, या डर की वजह से पीटीआई ने बायकाट किया कि शायद हम फिर हार जाएं? देखिए नुमान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीआई की लीडरशिप आसान रास्ता अख्तियार कर रही है और वो इलेक्शन का बॉयकॉट करने की दलील ये दे रहे हैं कि हम इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते। तो मेरा सवाल ये कि अगर आप इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेंगे और इलेक्शन हो जाएगा तो क्या उसको आपकी लेजिटिमेसी की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। वो तो जो जीतेगा वो अपना हुकूमत बना लेगा आपके बगैर। आप इलेक्शन से हिस्सा लेने के बाद भी अगर असेंबली से बाहर आ जाते हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें, इलेक्शन के बॉयकॉट का सोचना ये गैर सियासी सोच है। पीटीआई में दो तरह की राय है। एक राय वो है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये किन लोगों की राय है? ये उन लोगों की राय है जो सियासी लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो हल्के के डायनामिक्स को समझते हैं, जो समझते हैं कि अगर एक दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो हल्का खाली हो जाएगा, जो समझते हैं कि अगर इलेक्शन जो है वो यानी उसका वो हल्का जो है एक बंदे का आप खाली छोड़ दें तो वो हल्का काफ़ी साल पीछे चला जाता है। वहाँ पर नई सफबंदियाँ हो जाती हैं, वहाँ पर नए लोग कनेक्शंस बन जाते हैं, वहाँ पर नए लोग इमर्ज हो जाते हैं। आपको ये स्पेस खाली नहीं छोड़नी होती। आप इलेक्शन लड़ें चाहे आपको एक सीट भी ना मिले। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ था? लोगों ने बड़ी तादाद में निकल के सरप्राइज किया। अभी भी लोग निकल सकते हैं, अभी भी लोग निकल के आपको सरप्राइज तो कर सकते हैं ना। आप बाहर आएंगे, आपको हो सकता है वोट दें। पूरी दुनिया में शोर शराबा करने का आपको मौका मिलेगा कि देखें हम जीत गए थे लेकिन हमें जीतने नहीं दिया गया। फिर इलेक्शन की जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल उठेंगे। अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप जीत जाते हैं, आपको नहीं सीट दी जाती, फिर क्वेश्चन मार्क उठेगा। वरना तो लोग कहेंगे तुमने तो इलेक्शन, तुम किस हैसियत से बात कर रहे हो, तुमने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तुम तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम तो फ्री ही नहीं हो इस मामले में। तो पीटीआई ये बहुत ही गलत फैसला करने जा रही है इलेक्शन के बॉयकॉट का, और ये जो दलाइल इस सिलसिले में दिए जा रहे हैं ये बहुत कमज़ोर हैं। और पीटीआई के अंदर जो गैर सियासी लोग हैं, सलमान राजा साहब हों या और ऐसी शख्सियात जो इलेक्शन नहीं लड़ती, मतलब कल मेरे शो में डॉक्टर हमायूं मोहम्मद कह रहे थे उन्होंने भी कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, उन लोगों को लगता है कि नहीं जी हम क्यों इसको लेजिटिमाइज करें। और भाई आपके लेजिटिमाइज करने या ना करने से क्या होता है? आप अपना इलेक्शन लड़ें, भरपूर लड़ें, मेहनत करके लड़ें। लेकिन इनको लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, सर खपाना पड़ेगा, आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं इलेक्शन का बॉयकॉट का। इलेक्शन का बॉयकॉट एक बहुत ही गैर सियासी और नुकसानदेह फैसला है और मेरे ख्याल में किसी सूरत ये फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ पे आ जाते हैं। बैरिस्टर साहब साहब के हवाले से खबरें थी कि उनको पैगाम पहुंचाया गया कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। मंगल को वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि जी फैमिली की मुलाकात है, मैं आज यानी कि जुमेरात का दिन है, आज मैं जाऊंगा। आज जो अब क्योंकि शाम का टाइम है, आज भी वो नहीं आए। एक तो ये बता दें कि बैरिस्टर साहब से एक तो इमरान खान साहब सुना है नाराज़ हैं, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया था, और दूसरा ये बाकी लोग क्यों नहीं नज़र आए, जिसमें बहुत सारे पीटीआई के और भी लोग हैं, उनका नाम क्यों नहीं आया, और ये पैगाम बैरिस्टर साहब तक कैसे पहुंचाया गया है? अच्छा देखिए, बैरिस्टर साहब का जो मामला है ना, आपने कहा कि बैरिस्टर साहब से इमरान खान नाराज़ हैं, मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। बैरिस्टर साहब को बुशरा बीबी का पैगाम मिला है मुलाकात का, और ये पैगाम मैंने ये खबर दी है कि दोनों तरफ से मिला है, यानी बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से भी पहुंचा है और जहां जो दूसरे क्वार्टर्स हैं वहां से भी मिला है। यहाँ तक कि बैरिस्टर साहब से ये भी कहा गया कि आप शहर में ही रहें, आपकी आइंदा चंद में मुलाकात हो सकती है। यानी ये मुलाकात करवाने का उनको इंदिया दिया गया और वो शहर में मौजूद रहे बैरिस्टर साहब। तो फिर बैरिस्टर साहब से नाराज़ होना मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई वजह है। आपने कहा कि उनको हुकूमत से निकाल दिया गया था, सुहेल अफरीदी से को ये इख्तियार दिया गया था कि आप अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाएं, जो आप चाहते हैं बना लें, और उन्होंने बैरिस्टर साहब को नहीं रखा इसीलिए कि उस वक्त एक बहुत दबाव था
कि जी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, एहतजाज होगा, अब इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलेगी। सोहेल आफरीदी के आने से ये तासुर बना था ना। तो सोहेल आफरीदी ने कहा कि वो शख्स जो इमरान खान से और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुलाकातें करा रहा था और वो कामयाब नहीं हो सका, उसको हम शामिल करेंगे तो हम पर दबाव आ जाएगा। तो सोहेल आफरीदी साहब ने इस सोच के तहत उनको शामिल नहीं किया, बैरिस्टर साहब को। अब बैरिस्टर साहब अभी भी वैसे, उनकी देखें उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है नहीं, वो क्या बहुत इनकलाबी आदमी है नहीं, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से और उनसे राब्ते में रहते हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जब अपनी ही स्ट्रेंथ पे हर बंदा खेलता है ना, तो बैरिस्टर साहब की यही स्ट्रेंथ है। अब मुलाकात क्यों नहीं हो पाई, अब मैं एक तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये हो सकती है कि शायद अभी ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मुलाकात अब होनी नहीं है या कैंसिल हो चुकी है, हो सकता है आइंदा चंद में हो जाए। ये मुलाकात जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट करनी है, हो सकता है कि उनके पास अपनी कोई रीजंस हो, और हो सकता है कि इसी के साथ ही फौरी तौर पर इस मुलाकात की खबरें आते ही फौज की इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज की क़यादत के हवाले से जो कैंपेन चलना शुरू हो गई हो सकता है उसकी वजह से तातुल आ गया हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मुलाकात जो है वो इसके बारे में संजीदगी से सोचा गया। हाँ, एक इसकी सिग्निफिकेंस और है, और वो ये है कि जो बैरिस्टर सैफ हैं, आपको याद होगा कि बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करने वाली यही शख्सियत है पिछली रिहाई में, और उसके बाद जो हैं बुशरा बीबी वो बाहर आई, उन्होंने आकर फिर वो एक मार्च निकाला और वो डी चौक में आ गई। उसके बाद फिर बैरिस्टर सैफ से शिकवा भी किया गया कि आपकी कमिटमेंट थी कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। तो बैरिस्टर सैफ को तो उल्टा मेरा ख्याल है कि शिकवा है कि एक चीज़ जो मैंने की थी पहले उसको कंप्लीट नहीं किया गया या उसकी पासदारी नहीं की गई उस मुआहदे की। तो अभी भी बुशरा बीबी अगर मिलना चाहती हैं तो शायद वो इसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहती होंगी कि अब इस चीज़ को दोबारा कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये मेरा ख्याल है, गुमान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ फिर उनसे मुलाकात की या बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की क्या वजह हो सकती है। ये भी हो सकता था ना, वो बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर देते, वो जो है वो किसी और शख्स से मुलाकात का इजहार कर देते, लेकिन मुलाकात की ख्वाहिश बैरिस्टर सैफ से इजहार किया गया है। एक तो उनको लगता होगा कि ये मुलाकात हो सकती है, ये डूएबल है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि 2-3 फरीक इसमें जितने भी हैं उन सब ने ये आपस में एक चीज़ तय की हो कि चलें बैरिस्टर साहब से आपकी मुलाकात करा देते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मुलाकात करा दें। अच्छा असद भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे 2 हफ्तों का टाइम मिला है अलकादिर केस में, कभी ये खबरें गर्दिश करती हैं कि पीटीआई को पार्लियामेंट से इस्तीफे दे देने चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब पीटीआई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है? वो और दौर था जिसमें इस्तीफे भी दे दिए जाते थे, चीज़ें भी हो जाती थी। अब 2 हफ्तों का टाइम था, 4 दिन ये भी गुजर चुके हैं, क्या कर रही है? बैकडोर बातें होती रही कि सोहेल अफरीदी की फलां से मुलाकात हुई है, महमूद खान अचकज़ई की फलां से मुलाकात हुई है, हमें कोई नज़र नहीं आ रहे, वो खातिर खा नताइज नज़र नहीं आए, ना अदालतों से, ना कोई और जगह, ना मुलाकातें, ना खान साहब को अस्पताल। तो ये चल क्या रहा है आखिर? क्या पीटीआई की ये सबसे बड़ी नाकामी है या कोई और मामला? देखें, जहाँ तक तो आप बात कर रहे हैं ना कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो देखें अगर तो इस्तीफ़ा देना चाहिए तो फिर इस्तीफ़ा दे के तो फिर आपको ऑल आउट जाना चाहिए ना। फिर तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इस्तीफ़ा दें और इस्तीफ़ा देने के बाद सिस्टम के ऊपर चढ़ाई कर दें। लेकिन आप कमेटियों से भी इसीलिए बाहर आए थे, खान साहब ने कहा कमेटियों से निकलो, सड़कों पे बंदे सड़कों पे चाहिए। लेकिन कमेटियों से बाहर आने के बाद क्या हुआ? खामोश होकर घरों में बैठ गए। तो अगर आप पार्लियामान से भी निकल के बाहर खामोश होकर घरों में बैठ जाएंगे तो फिर फ़ायदा पार्लियामान से निकलने का या कमेटियों से निकलने का? भाई, या तो अगर आपने कमेटियों से या पार्लियामान से इस्तीफे दे के बाहर आ जाना है तो फिर आप सड़कों पे हो। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने सड़कों पे नहीं आना और घरों में बैठना है तो फिर जो फोरम आपके पास पहले से मौजूद है उस फोरम को पूरी तरह से आप यूटिलाइज करें और उस फोरम पर पूरी जान लगा के अपनी तहरीक चलाएं। बिल्कुल ठीक है। आइन कानून के दायरे में रहते हुए चलाएं। बिल्कुल। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, ना पीटीआई पार्लियामान में अपना कोई रोल प्ले कर पा रही है और ना ही सड़कों पर आ पा रही है। आधा तीतर आधा बटेर। तो पीटीआई की क़यादत एक बहुत बुरी तरह से आपस की लड़ाइयों में भी उलझी हुई है। पीटीआई की क़यादत में जो फैसला साजी है उसका भी फुकदान है, पीटीआई की क़यादत में और भी जो है वो मसाइल चल रहे हैं। तो उसकी वजह से वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने करना क्या। उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है, और क़यादत सारी गैर सियासी लोगों के हाथ में है जो सिर्फ वक्त का इंतज़ार करना चाहते हैं और कोई काम नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते, वो तो एक स्ट्रीट मूवमेंट भी नहीं करना चाहते। 2 मरतबा सोहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट अनाउंस की, उन्होंने कहा कि जी लाहौर जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, फैसलाबाद जा रहा हूँ। वो जब अनाउंस करने के बाद पूछते हैं क़यादत से कि भाई आप इसको मैनेज कर दें, क्या करना है वहाँ पे, कोई कमेटी शमेटी, कोई इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई जाए, लाहौर की लीडरशिप से बात करा दें, तो ठंडा जवाब मिलता है। आखिरी दिन आके उनको कैंसिल करनी पड़ जाती है क्योंकि आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होता। तो पार्टी की लीडरशिप जो है वो भी ठंडी मीठी है,
सियासी लोग नहीं हैं, गैर सियासी जहन है और बस टाइम गुजार कल रहे हैं। मैं एयरवाई पे एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें पहले अली अमीन गंडापुर के क्लिप चलाए गए कि फलां डेट को इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने बात की, फिर फलां छोटे छोटे क्लिप थे। फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब शुरू हो गए, उनके क्लिप आना शुरू हो गए कि जी मैं इमरान खान, और उनका जो जोश खिताबत है शुरू में जो लोगों को लगा कि ये तो बहुत कुछ करेगा, फिर ऐसा ऐसा आके वो बिल्कुल ही आराम से, क्या आपने जो बात की है कि क़यादत उनको आगे नहीं बढ़ने देती, ये वजह है या सुहेल अफरीदी भी कोई कहीं ना कहीं कमिटेड है? देखिए कल शाहिद खट्टक साहब ने क्या कहा, शाहिद खट्टक साहब ने कहा कि हम जी अब आवाम हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि हम डी चौक जाएँ और आइंदा चंद दिन में हम डी चौक ही का फैसला करेंगे। अच्छा, अब मुझे ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ कि डी चौक का कोई प्लान नहीं हो रहा, और आपके और मेरे इल्म में ये भी है कि डी चौक के हवाले से इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि नहीं आना, तो शाहिद खट्टक साहब फिर कैसे कह रहे हैं कि डी चौक आना है? दूसरी बात यह है कि तहरीक चलाने या ना चलाने का इख्तियार इमरान खान ने सुहेल अफरीदी साहब को नहीं दिया, लॉन्ग मार्च की कॉल करने का देने का इख्तियार उनको नहीं दिया, वो दिया है महमूद अचकज़ई को। महमूद खान अचकज़ई साहब तो वो भी हाँ नहीं, लेकिन जिसको उनको ये इख्तियार सुहेल अफरीदी साहब को तो नहीं दिया ना, लेकिन सुहेल अफरीदी को ये इख्तियार तो दिया ना कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं। बिल्कुल ऐसा, स्ट्रीट मूवमेंट का सरबराह तो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को बनाया, तो सुहेल अफरीदी साहब तो नहीं चला रहे स्ट्रीट मूवमेंट, कुछ भी नहीं कर पा रहे। महमूद अचकज़ई को जो करने को कहा गया, महमूद अचकज़ई ना कर रहे हैं, ना करेंगे, ना कर सकते हैं, ना उनकी इस्तात है, ना उनके अंदर ना वो उस तरह के उनका माजी है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि बहुत बड़ा है, कोई इनकलाबी उन्होंने कहा। और मेरी इत्तला तो ये है, मैं आपको ख़बर दे देता हूँ, अब मेरी इत्तला यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ पैगाम रसानी की है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का साथ देने या उसमें हिस्सा लेने के हवाले से, और महमूद अचकज़ई साहब जो हैं इस हवाले से बड़े रिलक्टेंट हैं कि मौलाना फजल रहमान इसमें शामिल हों, और महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया है, और वो जाहिर है उनको फौरी तौर पर ख़तरा लगा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब आ गए तो वो फिर लीड तो फिर वो करने लगेंगे, तो ये ओवरशेड हो जाएंगे, तो ये महमूद अचकज़ई साहब को ये खौफ भी लाहिक हो गया। तो महमूद अचकज़ई साहब का इंतखाब जो है वो शायद इमरान खान को रिग्रेट करना पड़े आइंदा, कि जिन लोगों ने इमरान खान को कायल करके ये फ़ैसला करवाया उन्होंने ठीक फ़ैसला नहीं करवाया खान साहब से, महमूद अचकज़ई वाला, यानी ये फैसला। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की, आप सुने कि एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है कश्मीर में, जो पीपल्स पार्टी और JUIF जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। एक तरफ आपने कौन लड़ेगी? JUIF या बाकी और से JUI और पीपल्स पार्टी, इन दोनों का आपस में अलायंस हुआ है। तो PTI के साथ भी मौलाना साहब बैठते हैं और बिलावल भुट्टो के साथ भी वो बैठते हैं, चल क्या रहा है? देखिए अभी तक तो मौलाना के पास ऑप्शंस खाली है ना, मौलाना फजल रहमान अभी अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा उस तरह से नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखिए इलेक्शन में हमने हमेशा देखा है कि इलेक्शन में जो है वो हर जमात की अपनी एक पॉलिसी और हिकमत अमली होती है। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी वैसे तो वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी है एक तरह से, लेकिन इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के हों या कश्मीर के हों, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन की साइंस अलग होती है। मेरा ख्याल है कि, और अब देखें जब मखसूस नशस्तें चाहिए थी तो PTI की मखसूस नशस्तें मौलाना फजल रहमान ने मांग ली कि चलो हमें भी इसमें से दाल में से कुछ हिस्सा मिल जाए, तो वो एक अलग कहानी है। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक तो वैसे भी अपोजिशन के किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो है मिलकर इलेक्शन लड़ने का, ये मौलाना का ठीक फैसला है, पीपल्स पार्टी का गलत फैसला है। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिला रही है, अब वो कहते हैं कि जी हमारा इनके साथ एक सियासी जो है वो एक बन चुका है, हमारा ताल्लुक़ है, हमारी रफ़ाकत है सियासी, लेकिन बहरहाल वो एक एक्सट्रीम लेफ़्ट की पार्टी है, वो एक एक्सट्रीम राइट की पार्टी है, दोनों के नज़रियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वोटर कंफ्यूज रहेगा कि हम जो सियासी बुनियादों पर अगर वोट डालना है तो किसको डालना है, किसको नहीं डालना। लेकिन मेरा ख्याल है ये अरेंजमेंट जो है वो कुछ हलकों की वजह से किया गया होगा कि कुछ हलकों में मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट है, तो वहाँ पर उनको एक दो हलकों में फ़ायदा हो जाएगा, एक दो जगहों पर पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब एक ही हैं, ठीक है, उनके पास 5, 7, 10 सीटें हो जाती हैं, 27वीं तरमीम की बात हो, कोई नया कानून लाना हो, सब पार्टियां मौलाना के घर क्यों जाती हैं? देखिए इसमें ऐसा क्या नहीं, मौलाना फजल रहमान के घर 26वीं तरमीम के वक्त गई थी, 27वीं के वक्त नहीं गई। अच्छा देखिए ना, 26वीं के वक्त क्यों गई थी? क्योंकि उनकी 10 सीटें इंपॉर्टेंट थी, उनके बगैर तरमीम नहीं हो पा रही थी। और 27वीं तरमीम के वक्त उनके नंबर पूरे थे तो उनको किसी ने घास ही नहीं डाली। आपको याद होगा कि जब इमरान खान के खिलाफ तरीके से एतमाद लानी थी तो वो बाप पार्टी के 4 वोट ही इंपॉर्टेंट हो गए थे,
तो बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो पार्टी रेलेवेंट हो जाती है, उसके वोट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को आपने दुमछल्ला बना के लगा दिया पीपल्स पार्टी, तो कल को जब भी तहरीके एतमाद लानी होगी तो यही इस्तेकाम पार्टी जो है वो नून लीग के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीके एतमाद ले आएगी। उस वक्त कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा? ये 4 सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो बाज़ दफ़ा हुकूमत बचाने या बनाने के लिए 5-7 सीटें या वोट करने के लिए या कानून साजी करने के लिए 5-7 वोटों की ज़रूरत होती है, और 1 वोट की भी ज़रूरत होती है। आपने देखा नहीं था कि पीटीआई के भी 2-4 वोट चाहिए थे, तो वो लोग कितने इंपॉर्टेंट हो गए थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उस वक्त इसलिए 26वीं तरमीम के वक्त इंपॉर्टेंट थे कि उनका वोट चाहिए था, और 27वीं तरमीम के मुताबिक के वक्त उनको किसी ने घास ही नहीं डाला क्योंकि उनका वोट नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त महसूस नशस्तें मिल चुकी थी। आज जो करंट एक खबर है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जमातों के वज़रा को बुलाया, जिसमें सुहेल अफरीदी, मरियम नवाज और बाकी जो सीएम हैं वो एक फ्रेम में नजर आए। फिर सब ने तकरीर भी की जेल इस्लाहात के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत सारी बातें की कि मुझे भी आइसोलेट किया गया, सहूलियात नहीं थी, फिर मैंने मॉडर्न जेल्स को बनाया, ये किया वो किया। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने भी इमरान खान साहब का जो आप कह सकते हैं उस हवाले से भी बात की कि उनको मिलने नहीं दिया जाता, बाहर जाते हैं, कोई ऐसी कैद खाना नहीं बनाया, सॉरी जो मिलने के लिए लोग जाते हैं उनके लिए बैठने की कोई जगह नहीं है, ये है वो है। क्या कुछ हासिल होगा इस चीज़ से? देखिए, मरियम नवाज़ ने तो आजकल एक काम पकड़ा हुआ है कि जो मसाइल इमरान खान को जिनका सामना करना पड़ रहा है ना, मरियम नवाज़ कहती हैं ये सब का सामना तो मुझे करना पड़ा था पहले। यानी वो ये बता रही हैं कि इमरान खान को मुश्किल जेल नहीं काट रहा, उससे ज़्यादा मुश्किल तो मैंने काटी हुई है। यानी इमरान खान अगर आइसोलेशन का शिकार है तो वो कहती हैं कि ये कौन सी आइसोलेशन का शिकार तो मैं थी। अच्छा जी, इनको क्या सहूलियात, इनको तो बहुत सहूलियात मिली हैं, मुझे तो कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री भी नहीं मिलती थी। तो मरियम नवाज़ का तो अब सारी रहती है, मैं सेल्फ सेंट्रिक हैं, मैं अपने गिर्द घूमती रहती हैं, मैं ये थी, मैं वो थी। हालांकि मरियम नवाज़ नैब के पास जब ज़ेर हिरासत थी तो शानदार ऐसा लगता था होटल का कमरा है वो, जिसकी वो वीडियो मैंने, जिसका पहले भी हवाला दे चुका हूँ कि मैंने खुद देख रखी है अपनी आंखों से वो वीडियो, कि जिसमें इनसे मोबाइल फ़ोन बरामद किया था और ये मोबाइल के ऊपर तकिया रख के और तकिया के ऊपर खुद बैठ गई थी और मोबाइल के सिग्नल आ रहे थे कमरे में और मोबाइल नहीं मिल रहा था। और मरियम नवाज़ से फिर वो मोबाइल बरामद हुआ, तो जब इन्होंने खींच के इनको हटाया और तकिया हटा के पीछे से नीचे से मोबाइल निकाला मरियम साहब आके, तो मरियम ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगी। तो उस वक्त, और तो उस वीडियो में जो कमरा दिखाई दे रहा है तो वो तो बड़ा शानदार कमरा है। तो उसके बाद वो कहती हैं मैं अडयाला में मुश्किलात का शिकार रही हूँ और पता नहीं कितने के सेल में रही हूँ। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अब वो सिर्फ ये कवर करने की बातें करती हैं। देखिए ना, एक तरफ बुनियादी इंसानी हुकूक एक कैदी के मुअत्तल है कि उससे उसकी फैमिली नहीं मिल सकती, उसको आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसकी फैमिली को आगाह नहीं किया जाता, और आप कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी सहूलियात दी हैं। क्या वो सहूलियात होंगी कि जेल के अंदर एक शख्स को इंजेक्शन नहीं लग सकता? तो आपने क्या सहूलियात दे रखी हैं जी जेल में? तो बस ये एक निशस्त थी जिसमें, अब देखें ना, उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब ने बातें की हैं इंसाफ की फराहमी और ये वो, और भाई कौन सा इंसाफ की फराहमी? अदालतों में रह कौन सा इंसाफ गया? आप कौन सा इंसाफ दे रहे हैं? लेकिन बात वो करेंगे हमेशा इंसाफ की फराहमी की। तो ये बस एक निशस्त ही हो गई, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, 2 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो जब भी इमरान खान साहब के बाहर आने की बातें होती हैं तो किसी की कमर में दर्द शुरू हो जाता है, किसी के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। फैसल वार्डा ने एक बात की थी कि 2022 में एक ऐसी दवा जो है वो ईजाद हुई है, उसके बाद कोई बंदा अस्पताल नहीं गया। उनका मकसद था शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ। अब ये खबरें आ रही हैं कि उनके दाती मौलजीन ने उनको रेस्ट करने का कहा है कि एक तो नींद उनकी कम हो रही है, दूसरा उनने जो पत्थर रखा हुआ है दिल पे उसका बोझ भी है। जब पेट्रोल बढ़ाना होता है 100-150 रुपये दिल पे पत्थर रख के बढ़ा देते हैं, और जब कम करना होता है 6-7 रुपये कम हो जाता है। इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने कॉलम भी लिखा जिसमें मदर अब्बास साहब हैं, शुएब बड़ाई साहब हैं, बाकी लोग हैं। मेरा ख्याल है इस पे नुमान भाई, इस पे हम तफसीली गुफ्तगू ना अगले किसी व्लॉग में करते हैं, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, इसके दिन गिने जा चुके हैं। ये इस तरह चल नहीं सकती, जैसे चल रही है ना, ये ऐसे चल नहीं सकती। लेकिन इसकी वजूहत क्या है, इसको फिर हम किसी अगली नशस्त में तफसील से रखते हैं। चलें, आपको बहुत शुक्रिया असद भाई, हमारे साथ मौजूद थे। आपकी कोई भी राय हो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।